हरे कृष्णा। दूसरे भाग में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम तुला लगन और धनु राशि की इस पत्रिका के विषय में विश्लेषण कर रहे थे, इनका दूसरा प्रश्न अपने स्वास्थ्य को लेकर है कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए जैसा कि मैंने बताया कि छठे भाव का स्वामी जो है उसको देखा जाता है, छठे भाव के स्वामी की क्या स्थिति है उसको देखा जाता है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आती है। स्वास्थ्य इनका बिल्कुल ठीक रहेगा स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहने का सबसे अच्छा जो इनकी पत्रिका में संकेत है वो ये है कि लगन का स्वामी लगन भाव में विराजमान है और अच्छी अवस्था में विराजमान है, 12 डिग्री पर बैठा हुआ है। तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अपने सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि अगर लगन का स्वामी लगन भाव में विराजमान हो या लग्नेश चतुर्थ भाव सप्तम भाव या दशम भाव में हो या लगन में ही हो, तो ऐसे जातक या जातिका का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है। बीमारियां बहुत जल्दी उसको नहीं पकड़ती हैं, क्योंकि लगन हमारा फिज़िकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। लगन से ही हम शारीरिक बल को भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन राहु की महादशा में थोड़ी बहुत समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं। मानसिक तनाव, मानसिक भय रहना, ये सब चीज़ें इनको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, दिक्कतें कर सकती हैं। तो उसके लिए इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मुझे स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या इनकी पत्रिका में नज़र नहीं आती है यहाँ पर। और अब प्रश्न इनका तीसरा प्रश्न जो है वो काम धंधे को लेकर है कि काम धंधा मेरा कैसा रहने वाला है, मैं क्या काम करना मुझे चाहिए और कैसा मेरा काम धंधा रहेगा। तो देखिए, काम धंधे को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनकी पत्रिका के अंदर, तो काम धंधे के लिए अगर हम देखें तो हमें दशमांश कुंडली का विश्लेषण करना होता है। तो इनकी दशमांश कुंडली जो है आप देख रहे हैं वो दाईं तरफ इनकी दशमांश कुंडली है, जिसमें राहु लगन भाव में मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में है और बृहस्पति दशम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, और बुध भी जो हैं वो तृतीय भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि यदि बृहस्पति का संबंध दशम भाव से बने तो ऐसे जातक या जातिकाओं को पढ़ने और पढ़ाने का काम करना चाहिए, पठन पाठन का काम होना चाहिए, विद्यालय में काम करना, नौकरी करना या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना, या सबसे अच्छा होता है कि एमबीए कर लेना, एमबीए इन एचआर और एमबीए इन मार्केटिंग, क्योंकि बृहस्पति का कार्य है दूसरों को सलाह देना। तो एमबीए इनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन यहाँ पर रह सकता है। एमबीए अगर ये करना चाहें तो बहुत अच्छा इनको उसमें रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर मैं शनि की स्थिति को काउंट करता हूँ तो शनि जो है वो तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर दे रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ तो कहीं ना कहीं शनि जो है, शनि का जो संबंध है वो बृहस्पति से नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब शनि का संबंध बृहस्पति से नहीं है तो जज बनना, वकील बनना, ये सब बहुत मुश्किल काम हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए एमबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर ये एमबीए करना चाहते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो निसंकोच ये एमबीए कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। बुध भी जो है वो तीसरे भाव में उच्च के विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में बुध से भी इनको अच्छे फल मिल सकते हैं। तो एमबीए इन मार्केटिंग इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तृतीयेश अगर बहुत अच्छी प्रबल अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से मार्केटिंग में काम कर सकता है, और एमबीए इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इन्होंने पूछा है कि इनका विवाह का कैसा योग रहेगा, विवाह योग कैसा है इनके जीवन में, उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो देखिए, विवाह के लिए हमें दो चीज़ों को देखना होता है, सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को देखना होता है। तो पत्रिका में जो इनकी पत्रिका बनती है वो तुला लगन की पत्रिका बनती है। तो इनकी पत्रिका में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को हमें देखना है। तो चलिए 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को हम एक बार देखते हैं और फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि विवाह योग इनका कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इनके विवाह के बारे में, तो सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि आपको एक सुखी वैवाहिक जीवन देखना है पत्रिका में तो सप्तम भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए।
और इनकी पत्रिका में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लगन कुंडली की अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी पत्रिका में सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति की युति है। और शनि और बृहस्पति दोनों ही ग्रह इनके वक्री अवस्था में है। सप्तम भाव में दो वक्री ग्रह। सप्तम भाव में वक्री बृहस्पति का होना वैवाहिक जीवन में विच्छेद पैदा करता है। ये मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में देखा है, पाया है और अनुभव भी किया है। इस चीज़ को मैंने देखा है कि सप्तम भाव में यदि बृहस्पति हो और वो वक्री अवस्था में हो तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण बनता है वैवाहिक जीवन में। अब इनकी लगन कुंडली में सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति वक्री अवस्था में है। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि हालांकि अपने ही घर पर पड़ रही है क्योंकि मेष राशि है वहाँ पर। तो एक वैदिक ज्योतिष का एक नियम है, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टोवा तस्य तस्यामि वृद्धि। अर्थात इसका मतलब है कि यदि किसी भाव का स्वामी अपने ही भाव को देखता है तो उस भाव की वो वृद्धि करता है। और भावात भावम नियम के अनुसार भी अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने से चतुर्थ स्थान में विराजमान है। बट यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि वक्री ग्रह जो हैं वो जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा पैदा करते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं। तो व्यक्ति को बहुर्मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। अपने भीतर उसको अपनी गलतियों को, अपने कमज़ोरियों को आंकने का काम यहाँ पर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनके वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और नवमांश कुंडली में भी अगर मैं देखता हूँ तो मंगल की पूर्ण दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है और चंद्रमा भी सप्तम भाव में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। चंद्रमा भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाह के बाद भी संबंध दिखाने का प्रयास करता है। मंगल की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है तो इन्हें विवाह बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और कुंडली की कंपैटिबिलिटीज़ मैच करा लेनी चाहिए ताकि इनको प्रॉब्लम्स ना हो, इनकी मैरिड लाइफ में कोई अननेसेसरीली कन्फ्लिक्ट्स ना आएँ। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति इनकी जो है थोड़ी सी गड़बड़ रहने वाली है, लेकिन उसका ध्यान अगर ये रखेंगे, उसके संबंध में अगर कुछ उपाय ये करेंगे तो ज़रूर मैच कराने के बाद, कंपैटिबिलिटी चेक कराने के बाद उपाय इनको बताए जाएंगे। अब इनका अगला प्रश्न जो है वो ये है कि पत्रिका के अंदर स्वामी के राहु से क्या संबंध है, पत्रिका के स्वामी से राहु के क्या संबंध है। तो देखिए, इनकी पत्रिका के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं और शुक्र जो है वो राहु के परम मित्र हैं, क्योंकि दैत्यों के आचार्य शुक्र जो हैं वो राहु के परम मित्र माने जाते हैं। तो राहु और शुक्र के आपस में घनिष्ठ मित्रता वाले संबंध हैं। तो राहु इनके लिए शुभ है, ना कि अशुभ है। और दशम भाव में राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। हालांकि चलित कुंडली में राहु जो है वो नवम भाव में चले गए हैं, तो भाग्य में यदा कदा थोड़ी सी हानियाँ इनको ज़रूर रहेंगी राहु की महादशा में। लेकिन लगन कुंडली जो है वो जीवन का सारांश, जीवन के विषय में हमें बताती है। तो दशम भाव में जो राहु की स्थिति है वो इनको जीवन में काफ़ी मिश्रित फल देने वाली है। शुरुआती समय में इनको हो सकता है थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में इनको, क्योंकि लगन कुंडली में राहु और शुक्र एक दूसरे से केंद्र स्थानों में बैठे हैं, तो इनको सफलता भी राहु यहाँ पर देने के लिए तैयार हैं। अगला इनका प्रश्न है मकान के योग को लेकर कि मकान का सुख मुझे जीवन में कैसा रहेगा और कैसी स्थिति मकान की रहने वाली है। तो अगर जो कुंडली आप देख रहे हैं बाईं तरफ वो चतुर्थांशा कुंडली है, D4 कुंडली है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि मकान का सुख जातक को जीवन में कैसा रहेगा। तो देखिए, चतुर्थ भाव से हम मकान का सुख देखते हैं। चतुर्थ भाव में उच्च के शनि बैठे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र बनते हैं और शुक्र इनकी पत्रिका में सप्तम भाव में विराजमान है। तो भावात भावम नियम के अनुसार अगर हम स्वयं देखते हैं तो चतुर्थ के स्वामी अपने से चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और चतुर्थ भाव पर शनि और मंगल का पूर्ण प्रभाव है। शनि, मंगल और राहु वहाँ पर बैठे हैं। तो देखिए, मंगल जो है वो भूमि है और शनि जो है वो भूमि का टुकड़ा है और चतुर्थ के स्वामी अपने से चतुर्थ स्थान में हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है, वैदिक ज्योतिष का एक नियम ये कहता है कि यदि चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम में हों तो ऐसा जातक जो है अगर विदेश का रुख करता है, विदेश की तरफ जाता है, तो उसे जीवन में ज़्यादा तरक्की मिलती है। या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर वह मकान बनाता है तो उसको ज़्यादा तरक्की मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम भाव भी विदेश यात्रा का है, विदेश का है, या घर से दूर
लेकर जाता है। तो भावात भावम नियम के अनुसार यदि किसी भी भाव का स्वामी उससे उतनी ही दूरी पर जाकर बैठे तो उस स्थिति को हम शुभ कह सकते हैं, क्योंकि मंगल, शनि और राहु 3 पापी ग्रहों का चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव है, ऐसी स्थिति में जातक मकान बना तो लेता है, उसे मकान बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उस मकान में वह रह नहीं पाता, उस मकान में वह टिक नहीं पाता। अपने निजी कार्यों की वजह से, अपने व्यापार की वजह से या अपने कार्य की वजह से उसे बार बार यात्राएं करनी पड़ती हैं, आना जाना पड़ता है, तो वो स्टेबल नहीं रह पाता, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, तो वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है। इस स्थिति में तो मकान का सुख बहुत ज़्यादा जातक को नहीं भी मिल पाता है। तो शनि कभी कभी अगर चतुर्थ भाव में हो तो पुराना मकान, जैसे कि पूर्वजों का मकान है, पुराना मकान है, उसका रेनोवेशन करा लिया या उसे ठीक करा लिया, या ऐसी स्थिति में जो है, या मकान में बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है, मकान में बहुत ज़्यादा मतलब कि वाइट वॉश कराने की बार बार दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मकान की देखरेख जातक को करनी चाहिए और मकान ठीक ठाक रखना चाहिए और अपने पूर्वजों के मकान को ठीक ठाक रखना चाहिए। तो जहाँ तक पूरा कंक्लूजन में निकलता है वो ये है कि मकान का सुख इनको जीवन में देरी से मिलेगा, बहुत जल्दी मकान का सुख इनके जीवन में नहीं है, लेकिन मकान का सुख इनको अवश्य मिलेगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है वो इनका देख लेते हैं, क्या प्रश्न है अगला। राहु महाराज 18 वर्ष की महादशा में मुझसे क्या काम करवाएंगे, इस विषय पर भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे। देखिए, यदि मैं राहु की स्थिति को देखता हूँ तो लगन कुंडली में राहु दशम भाव में विराजमान है, कर्क राशि में है, और कर्क राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि होती है। और यदि मैं दशमांश कुंडली में राहु की स्थिति देखता हूँ तो लगन भाव में राहु मूल त्रिकोण राशि में ही विराजमान है। तो एक बात संभवतः ये तय है कि मूल त्रिकोण राशि में राहु हैं, कर्क राशि में राहु हैं, तो इनको मानसिक अवसाद, तनाव, डिप्रेशन ये सब देने वाले हैं राहु। बड़ा स्पष्ट यहाँ पर मैं इनको कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इनको डिप्रेशन, तनाव और हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं इनको आने वाली हैं राहु की महादशा में, इसके लिए इन्हें तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा यदि मैं राहु की स्थिति को देखता हूं तो केंद्र स्थान में राहु है और दशमांश कुंडली हमारे कर्म को बताती है कि हम किस तरह का कर्म जीवन में करने वाले हैं अगले 18 साल के लिए। तो लगन कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो राहु केंद्र स्थान दशम में है और दशमांश कुंडली में राहु लगन भाव में विराजमान है। तो इस समय में ये इनको भौतिक सुखों की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे, भौतिक चीज़ों की तरफ इनका ज़्यादा मन होगा, भौतिकता की तरफ इनका मन बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करेगा कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में धन कमाने का प्रयास करें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो राहु जब चंद्रमा के नक्षत्र में या चंद्रमा की राशि में विराजमान है तो इन्हें माता की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए और अपने मन के अवसादों पर इनको नियंत्रण करना चाहिए, किसी मानसिक अवसाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी तरह के ऐसे संबंध में इनको नहीं पड़ना चाहिए जो इनको डिप्रेशन, तनाव, इस तरह की समस्याएं इनको दे। तो जहाँ तक मैं इनके कार्यों की बात करता हूँ तो राहु कुछ इनसे ऐसे भी काम करवाने वाले हैं जो समाज के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जाते। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इन्हें भगवान के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए। और राहु क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए राहु का एक काम है, राहु कुछ भी हो लेकिन वो कुछ ना कुछ मानसिक अवसाद आपसे आपके मस्तिष्क में देते ही हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे कर्म आपसे करा देते हैं जिससे आपको मानसिक अवसाद रहता है। लेकिन राहु की एक अच्छी क्वालिटी इनकी पत्रिका में मुझे ये लगती है कि राहु एक तो अच्छी अवस्था में है, दृढ़ अवस्था में है, तो अगर ये मानसिक तौर पर मजबूत होकर अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं और अपना कर्म सात्विकता से करते हैं तो ऐसी स्थिति में राहु इनको अच्छे फल देने वाले हैं, क्योंकि राहु इनके शनि के नक्षत्र में है। और ऐसी स्थिति में अगर इनके कर्म खराब हुए या कर्म को इन्होंने गलत करने की कोशिश की तो राहु इनको बहुत प्रताड़ित करने वाले हैं। ऐसी स्थिति या नौबत आ सकती है कि इनको हॉस्पिटलाइज्ड भी राहु करा सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। तो राहु इनसे अच्छे और बुरे दोनों मिश्रित कर्म कराएंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अच्छे ही कर्म करने का प्रयास करें। अब देखिए अगला इनका प्रश्न है कि राहु की महादशा में कुंडली का कंट्रोल राहु के पास ही होता है या दूसरे ग्रह भी कुंडली पर उसका प्रभाव डालते हैं। अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या होता है कि राहु महादशा यानी कि किसी भी ग्रह की महादशा जो है वो असली फिल्म होती है, असली पिक्चर जो होती है वो पर्टिकुलर ग्रह की महादशा होती है। तो यहाँ पर राहु को हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है
राहु यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, सारा कंट्रोल यहाँ पर राहु के पास ही होता है, क्योंकि आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आपका जो इंक्लाइनेशन है, वो राहु के जैसा ही होगा। राहु जैसा ही आप विचार करेंगे, राहु जैसा ही आप व्यवहार करेंगे, और राहु जैसा ही आपकी अंतरात्मा या आपका मन जो है राहु जैसा व्यवहार करने का प्रयास करेगा, क्योंकि राहु की संपूर्ण ऊर्जा आपके भीतर होगी। लेकिन किसी भी महादशा को अच्छी तरह से परखने के लिए हमें 3 चीज़ों का आकलन करना होता है: महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। यानी कि अब ये मान के चलिए कि किसी व्यक्ति की राहु की महादशा है, तो राहु की महादशा मान लीजिए, राहु की महादशा है, फिर उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा है, और फिर उसके बाद मान लीजिए कि मंगल की प्रत्यंतर दशा है। इस तरह से महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, इस तरह से दशाएं होती हैं। तो महादशा जो है वो आपके जीवन का रुझान बताती है, अंतर्दशा जो है वो बताती है कि आप का कर्म क्या है, आप किस तरह का कर्म करेंगे, और प्रत्यंतर दशा बताती है कि उसका समय क्या होगा, वो उस समय पर वो क्या घटित होगा या किस तरह से उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो कंट्रोलर तो राहु हैं, लेकिन जो अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं होंगी राहु की, वो ग्रह भी अपना प्रभाव आपको दिखाएंगे। मेन जो कंट्रोलर है वो राहु है, लेकिन जो उसकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के जो लॉर्ड होंगे, उनसे राहु का कैसा संबंध होगा, क्या वो राहु के मित्र हैं या शत्रु हैं, उसके अनुसार आपको जीवन में फल प्राप्त होंगे। अगला इनका प्रश्न है कि क्या 18 वर्ष राहु शुभ फल देंगे, या बीच में राहु थोड़ा डिस्टर्बेंसेस भी देंगे, या कोई समय बीच में डिस्टर्बेंस वाला होगा। तो देखिए, कोई भी महादशा, आप किसी भी 9 ग्रहों की महादशा में किसी भी महादशा का उदाहरण आप ले लीजिए, किसी भी ग्रह की महादशा ना तो पूर्ण रूप से शुभ फलदायक होती है, ना ही पूर्ण रूप से अशुभ फलदायक होती है। तो राहु की पूरी की 18 वर्ष की पूरी 18 वर्ष की जो महादशा है, ना तो वो आपके लिए शुभ होगी, ना वो आपके लिए अशुभ होगी। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे पिछले उत्तर में भी आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि राहु की जो 18 साल की महादशा में है, जब और अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं आएंगी तो उसी के हिसाब से आपको उसके फल मिलेंगे कि कौन सा ग्रह जो है अंतर्दशा में वो राहु का मित्र है और कौन सा ग्रह राहु का शत्रु है। अब एक उदाहरण दे देता हूँ कि राहु की महादशा में मान लीजिए कोई ग्रह राहु से 6 या 8वें स्थान में बैठा हुआ है या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो उसकी अंतर्दशा आपके लिए अशुभ होगी। अब मान लीजिए कि राहु में शुक्र की अंतर्दशा है, राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा है, और शुक्र जो है वो राहु से 6ठे भाव में विराजमान है और राहु शुक्र से 8वें भाव में विराजमान है, जिसे षडाष्टक दोष कहा जाता है। तो ऐसी जो दशा होती है वो बहुत कष्टकारी होती है, परेशानी वाली होती है, दिक्कतों वाली होती है। तो इस तरह से 18 साल के लिए महादशा राहु की जो है, ना तो वो शुभ रहने वाली है, ना वो अशुभ रहने वाली है। जब जब उसके मित्रों की दशाएं आएंगी तो वो आपको शुभ फल देंगी, और जब जब उसके शत्रुओं की दशा आएंगी तो वो आपको अशुभ फल देंगी। अगला प्रश्न है कि राहु का 10वें भाव में क्या सटीक फल होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 10वें भाव में राहु अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। कर्म पर नियंत्रण रखना है, कर्म अच्छा करना है, बहुत अच्छे फल आपको राहु 10वें भाव में देने वाले हैं। लेकिन एक समस्या है कि राहु शनि के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर कंट्रोलर शनि है। तो शनि जो है वो कर्म को वॉच करते हैं, शनि जो है वो संघर्ष कराते हैं, शनि जो है वो धैर्यवान ग्रह हैं। हालांकि ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ये बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, ये इनके बारे में बहुत अच्छी खासियत है, वो मैं इनकी पत्रिका में भी देख रहा हूँ। तो धैर्यवान व्यक्ति हैं, तो धैर्य के साथ यदि ये चलेंगे तो राहु 10वें भाव में इनको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। 10वें भाव के राहु 42 वर्ष की आयु के बाद राजनीति में भी लेकर जाते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी देते हैं। सो ही में बी अ पॉलिटिशियन एज वेल आफ्टर द एज ऑफ 42। तो राहु 10वें भाव में काफ़ी शुभ फल आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बट वॉच योर कर्मा, अगर आपके कर्म ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा यहाँ पर। अगला इनका प्रश्न है कि दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति है, सूर्य बुध आदित्य योग है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुध जो है वो 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य जो है वो एकादश भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो भाग्य में लाभ होगा और धन का लाभ होगा। तो यदि आप पूर्ण प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, और दूसरे भाव में अगर सूर्य बुध आदित्य योग हो, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो सरकारी खजाने से या सरकार से धन प्राप्त करता है या सरकारी नौकरी का पद प्राप्त करता है। तो सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पर बहुत अच्छा कहा जा सकता है।
और देखिए, हालांकि बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अतिशत्रु राशि के हैं, बुध को अतिशत्रु राशि में जो है बुध विराजमान है, लेकिन फिर भी दूसरे भाव में बुध अगर हो तो ऐसे जातक को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बातूनी होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एक चैटर बॉक्स की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा बात करना इनको पसंद होता है, लेकिन फिर भी आप जो भी कहें सोच समझ कर कहें, नियंत्रण में कहें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो भाग्येश और 11वें भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना धन का अच्छा धन प्रदायक होता है और अच्छी धन की मात्रा को यहाँ पर दर्शाता है। इनका अगला प्रश्न है कि क्या मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है? तो आपकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष नहीं है, क्योंकि आपकी पत्रिका में शनि और बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है। काल सर्प दोष इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा और मैं अपने भाई बहनों को समझाना चाहूँगा। काल सर्प दोष के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो आपकी पत्रिका में तो वैसे काल सर्प दोष नहीं है, लेकिन सारे ग्रह जब राहु केतु के अंडर आ जाते हैं तो काल सर्प दोष माना जाता है पत्रिका में, लेकिन आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष नहीं है। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर में अगर मैं देखता हूँ तो राहु केतु एक साथ हैं, तो थोड़ा सा मानसिक तौर पर ये अवसाद आपको ज़रूर देने वाले हैं, मानसिक तौर पर आपको परेशान करने वाले, इसका ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट दिस देयर इज़ नो काल सर्प दोष इन योर होरोस्कोप। तो चलिए अब कुछ उपायों के बारे में मैं बता देता हूं कि तुला लगन के लिए कौन से उपाय अच्छे होते हैं, सटीक होते हैं, उस विषय में आपको बता देता हूं। देखिए, ग्रहों के कुछ पौराणिक मंत्र होते हैं, उन पौराणिक मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और धन लाभ होता है। तो तुला लगन के लिए एक पौराणिक मंत्र है, उसको ध्यान से आप सुन लीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है: हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का जाप करने से, ये पौराणिक मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे तो तांत्रिक मंत्र भी होते हैं, ग्रहों के बीज मंत्र भी होते हैं, तो बीज मंत्र जो हैं वो ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो शुक्र का जो बीज मंत्र है वो है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। 16,000 इसके जप संख्याएं होती हैं और कलयुग में 4 गुना ज़्यादा मंत्रों का जाप करना होता है। तो 16,000 गुना 4 यानी कि आपको 4 गुना ज़्यादा मंत्र करने चाहिए, जिससे आपको अधिक लाभ मिल सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब चूँकि आपकी राशि बनती है धनु राशि, तो धनु राशि का एक मंत्र होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का आप जाप ज़रूर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री देव कृष्णाय ऊर्ध्वदंताय नमः। मंत्र दोबारा सुन लीजिए: ओम श्री देव कृष्णाय ऊर्ध्वदंताय नमः। इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना चाहिए, क्योंकि आपकी धनु राशि बनती है। धनु राशि वालों के लिए ये मंत्र बहुत सटीक होता है, अच्छा होता है और इससे आपको लाभ मिलता है। अब देखिए, वैसे मैं रत्नों के विषय में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करता हूँ और रत्नों के विषय में बहुत ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि रत्नों का चुनाव इंसान को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। रत्न जो है वो केवल शोभा बढ़ाने का साधन नहीं होते, उनमें अलौकिक शक्ति का भी समावेश होता है। अगर आप ओरिजिनल रत्न खरीद रहे हैं, ओरिजिनल स्टोन्स खरीद रहे हैं, तो वो मनुष्य के जीवन को सुखमय, निरोग व उल्लासपूर्ण बनाने की अप्रतिम क्षमता रखते हैं। तो कुछ व्यक्ति नाम राशि के अनुसार रत्न धारण करते हैं, कुछ, जो कि बिल्कुल गलत है। नाम राशि के अनुसार आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जो आपकी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति जिस राशि में है और उसी राशि के अनुसार आपकी जन्म राशि बनती है, नाम राशि से आपको ये नहीं करना है। तो चंद्रमा जहाँ पर भी आपकी पत्रिका में विराजमान है, जिस राशि में विराजमान है, वो आपकी चंद्र राशि बनती है और उसी हिसाब से आपको रत्न भी धारण करने चाहिए। तो जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने के बाद ही रत्न धारण कीजिए। तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का रत्न हमेशा आप धारण कर सकते हैं। और लेकिन एक बात समझना है कि तीनों का स्टोन आप धारण नहीं करना चाहिए, आपको तीनों का स्टोन धारण करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि पत्रिका में अगर लग्नेश उच्च के हैं तो उसका स्टोन धारण करने की ज़रूरत नहीं है, पंचमेश अगर उच्च के हैं तो उनका जो है रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, या नवमेश उच्च के हैं या शुभ हैं अच्छी स्थिति में, तो उनका रत्न आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगले 2 मिनट में मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनकी पत्रिका के अनुसार कौन कौन से रत्न इनको नहीं पहनने चाहिए और कौन से रत्न ये पहन सकते हैं। अब देखिए, तुला लगन के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शुक्र हैं, तो इनको
अब बात करते हैं सूर्य देव से पहले। तो सूर्य जो है वो 11वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य देव जो हैं वो लग्नेश शुक्र के शत्रु भी हैं। तो माणिक्य पहनना इनके लिए बिल्कुल शुभ नहीं होगा और माणिक्य ये ना पहने, दूर रहें माणिक्य से। अब बात करते हैं चंद्रमा यानी कि मोती की बात करते हैं। तो चंद्रमा जो है वो 10वें भाव के स्वामी होकर जो है वो शुभ फल देंगे, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं और चंद्र और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। देखिए, चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन शुक्र की चंद्रमा से मित्रता नहीं है। तो सिर्फ महादशा में पहना जा सकता है, उसके अलावा ये मोती ना पहने, अन्यथा इनको नुकसान देगा। मूंगा इनके लिए विशेषतः वर्जित है, मारक है, कभी नहीं पहनना। दूसरे और सातवें दोनों भावों का जो स्वामी होकर मंगल मार्केश है, तो इनको मूंगा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं पन्ना की। तो बुध जो है वो 9वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर जो है वो बहुत अच्छी स्थिति इनकी पड़ती है यहाँ पर। तो ये पन्ना यहाँ पर पहन सकते हैं। तो 9वां भाव और 12वां भाव दोनों ही भाव जो हैं अगर हम देखते हैं तो इनकी पत्रिका के अनुसार हम कहें तो पन्ना इनके लिए बहुत योग कारक है। तो पन्ना ये पहन सकते हैं और बुध और लग्नेश शुक्र की आपस में मित्रता भी है, तो ये पन्ना रत्न जो हैं वो पहन सकते हैं। वो इनके लिए विशेष योग फलदायक होगा यहाँ पर। और देखिए, पुखराज ये बिल्कुल नहीं पहन सकते। पुखराज इनके लिए वर्जित है, क्योंकि लग्नेश शुक्र के वो शत्रु हैं। और तुला लगन के लिए बृहस्पति 3रे और 6ठे 2 अशुभ भावों के स्वामी हैं, तो पुखराज इनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए। हीरा जो है वो ये जीवन भर पहन सकते हैं और हीरा जो है शुक्र का रत्न है और शुक्र जो है वो लगन और अष्टम के स्वामी हैं। तो लग्नेश होने के कारण शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो पन्ना ये आजीवन धारण कर सकते हैं, पन्ना ये पहन सकते हैं। नीलम जो है वो तुला लगन के लिए बहुत योग कारक ग्रह बन जाता है। नीलम जो है ये पहन सकते हैं क्योंकि शनि योग कारक ग्रह है और नीलम के साथ हीरा और नीलम के साथ पन्ना पहनने पर शुभ फल और हर तरह का सुख प्राप्त होता है। और शनि जो है वो शुक्र के परम मित्र भी हैं, तो ये इनको पहनना है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जैसे इनकी राहु की महादशा है, तो राहु की महादशा में इनको एक अच्छी क्वालिटी का गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद धारण करने से इनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है और काफ़ी इनको उससे तरक्की भी मिलेगी। तो इस तरह से स्टोन्स का पर्टिकुलर आपको देखना है कि आप कौन सा पर्टिकुलर स्टोन पहन सकते हैं। तो गोमेद इस वक्त में धारण करें और 3 साल तक गोमेद धारण किया जा सकता है। उसके बाद हर रत्न की एक एक्सपायरी डेट होती है, 3 साल बाद गोमेद दूसरा पहनना है। और गोमेद के साथ में माणिक्य कभी नहीं पहना जा सकता, मोती और मूंगा हमेशा याद रखिए, ये रत्न गोमेद के साथ में निषेध होते हैं। माणिक्य, मोती और मूंगा अगर ये पहनेंगे तो बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज़ देगा, डिप्रेशन देगा और डिसीजेस देगा। तो इस चीज़ का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इनकी संपूर्ण पत्रिका का विश्लेषण था, जिसमें मैंने इनको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि मेरे भाई बहन कोई और अपनी पत्रिका का विश्लेषण मुझसे यूट्यूब पर करवाना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और जितना अधिक मात्रा में आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। समय अवधि जो होती है वो 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है। तो आप उसके अनुसार अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो इनको मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पत्रिका में लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, शुभ स्थिति लग्नेश की यहाँ पर बनी हुई है। और यदि मैं देखता हूँ आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी शनि को, तो शनि आपकी पत्रिका में नीच के हैं और भाग्येश आपकी पत्रिका में शुक्र हैं और वो भी माफ़ कीजिएगा, भाग्येश आपकी पत्रिका में बुध हैं और बुध आपकी पत्रिका में दूसरे भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अगर मैं तीनों को देखता हूँ तो पंचमेश शनि जो है वो वक्री अवस्था में है, लेकिन उनका नीच भंग होता है। लेकिन वक्री ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं अशुभ फल ज़रूर देते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर राहु की महादशा में बढ़ना पड़ेगा और तब इनको जाकर कुछ अच्छे लाभ यहाँ पर मिलेंगे। तब ये कुछ प्रयास करेंगे तो इनको बेहतर तरीके से लाभ मिलने शुरू होंगे। तो गोमेद ज़रूर धारण कीजिए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि राहु की महादशा आपके लिए शुभ हो, अच्छी हो और आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।